इंटरनेट की कनेक्टिविटी के मसाइल सारी दुनिया में हैं। आज स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात श्रीनगर के ऊपर होगी, बात श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनके ऊपर होगी, और बात इस पर भी होगी कि अभी तक के एदाद-ओ-शुमार जो हैं वो क्या बताते हैं। पहली बात तो ये कि श्रीनगर को मैं जाती तौर पर श्रीनगर के जिले की कोई 8 से 9 सीटें हैं जिनको मैं मैनेजमेंट सीट्स मानता हूं। मैनेजमेंट सीट्स इसलिए मानता हूं क्योंकि बड़ा अजीब सा सिलसिला इन सीट्स पर होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने की 8 होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये श्रीनगर की सारी सीटें जीत जाती है। पीडीपी की सरकार बनने की 8 होती है तो श्रीनगर की सारी सीटें पीडीपी जीत जाती है। और अगर किसी और पार्टी के चुनाव जीतने की या सरकार बनाने की 8 होती है तो न जाने वो पार्टी ये सीटें जीतती कैसे है, ये मैनेजमेंट कैसे होता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मैं पत्रकारिता में एक लंबे समय से हूं, लेकिन पिछले 2002 के बाद तो मैं लगातार इन चीजों को देख रहा हूं कि श्रीनगर की सीटें जो हैं वो एक तरह से मैनेजमेंट सीट्स हैं। तो जो मैनेजमेंट सीट्स मेरे मुताबिक हैं, हो सकता है आज इस बार उन सीट्स पर पोलिंग हो और तगड़ी पोलिंग हो, जबरदस्त पोलिंग हो, लेकिन श्रीनगर के लोग मिजाजन इस तरह के हैं कि वो असेंबली का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, दोनों चुनावों में आपको बहुत कम मतदाता बाहर निकलकर, वोटर बाहर निकलकर वोट डालता आपको नजर आएगा। और ये वोटर ये भी नहीं सोचता श्रीनगर का कि भाई आप वोट डालें या ना डालें, एमपी तो बनना है, आप वोट डालने आए या ना आए, एमएलए तो बनना है। और जब वो एमपी या एमएलए बनता है आप उससे सवाल जवाब कर ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि आपने तो वोट डाला ही नहीं। तो जब आपने वोट डाला नहीं और हबकदल में 26 वोट लिए पीडीपी ने, 2128 वोट लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और 169 वोट लिए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं त्राल की बात करूं तो 234 वोट मिले साल 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 220 वोट मिले त्राल में पीडीपी को, 10 वोट मिले जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को, पुलवामा में 331 वोट, राजपुरा में 805 वोट, और सिर्फ इतना ही नहीं, खानियार में 931 वोट पीडीपी को और 3168 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पहले नंबर की पार्टी। और बार बार आपने सुना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है वो कहती रहती है कि पहले नंबर की पार्टी, तो पहले नंबर की पार्टी के पास 3168 के करीब करीब वोट। तो श्रीनगर के लोगों को इस बात के बारे में बहुत फिक्र के साथ सोचना चाहिए कि आखिरकार वजह क्या है। मैं आज से शायद 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में था, वहां 3 पत्रकार साथी थे और तीनों पत्रकार साथी मेरे अच्छे जानकार हैं। और जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर बात करने लगा और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर उनको क्रिटिसाइज किया तो आप मानेंगे नहीं, एक पत्रकार साथी इतने भावुक हो गए कि उन्होंने कहा जी एक समय तो आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता थे। तो मतलब मैं 2 मिनट के लिए सोचने लगा कि ये बात तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज करने वाली, ये तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म था कि पार्टी कमजोर हुई है। और अगर मैं बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर ये कहता हूं कि पार्टी कमजोर हुई है, डोडा जो उनका बैशन होता था आज उनके पास वहां कैंडिडेट नहीं है, जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग से मिलाकर जहां 56 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली, आज वो पॉसिबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है। कारण क्या है? तो मैं उनको भावुक होते हुए जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो कमाल है। तो जब इस लेवल की हमदर्दी हो, प्यार हो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो फिर वोट देने में इतनी परेशानी क्यों है? फिर हमने आजादी ब्रिगेड का साथ क्यों देना है? फिर हमने बाहर निकलकर वोट देना क्यों नहीं है? ये मेरी समझ में नहीं आता। उसके बाद ये भी कमाल देखिए कि आतंकवाद के दौर को भी अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर में पहली बार अगर लोगों ने आतंकवाद 90s के बाद देखा तो वो पिछले 2015 के बाद 2021 तक देखा। और सारे जो बड़े बड़े आतंकवादी थे वो आउटस्कर्ट्स के डिस्ट्रिक्टों के थे और ज्यादातर जो बच्चे मारे गए वो सारे के सारे बाकी के कश्मीर के जिलों के थे। श्रीनगर जिले के बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने जो आतंकवादी बने या जिन्होंने क्या कहते हैं बंदूक उठाई। लेकिन उसके बावजूद ये समझ में नहीं आता कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा क्या है, लोग वोट डालने आखिरकार क्यों नहीं निकलते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मैनेजमेंट सीट्स है। जो भी प्रत्याशी यहां पर, जो भी कैंडिडेट यहां पर मैनेज कर लेता है वोट्स को, वो चुनाव जीत जाता है, वो इलेक्शन जीत जाता है। अब श्रीनगर में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी? सबसे पहले इस बार कंगन आई है। कंगन से मियां अल्ताफ आते हैं और मियां अल्ताफ का जो अपना कद है, जो उनकी अपनी पहचान है और जिस तरीके से जो एहतराम लोग उनका करते हैं और जो उनका खानवादा है, जो एहतराम उनके खानवादे का है, उसके चलते अगर यहां 77,723 वोट हैं और यहां अच्छा खासा वोट इस बार पड़ेगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साल 2019 में यहां से 12,239 वोट लिया था, पीडीपी केवल 2,238 वोट ले पाई थी। तो साल 2024 में पीडीपी को शुरुआत ही अपनी 2,238 से करनी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12,239 से। यहां मियां अल्ताफ के असर रसूख को ध्यान में रखते हुए और जो मियां अल्ताफ का खानवादा है, उस खानवादे का जो एहतराम और जो सालों से लोग उनको जिस तरीके से मानते हैं, उन तमाम चीजों का ख्याल करते हुए यहां मान के चलना चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा और वोटिंग में भी वो सब चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें गांदरबल है। गांदरबल उमर अब्दुल्ला का और अब्दुल्ला का बैशन रहा है और यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में काजी मोहम्मद अफजल जो पॉलिटिकल नवाइश नए आदमी आए और उन्होंने उमर अब्दुल्ला की धुलाई कर दी, जिसके चलते उनको गांदरबल छोड़कर बीरवा जाना पड़ा और बीरवा से उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल असेंबली का चुनाव जीता। तो यहां 1,26,744 के करीब करीब वोटर हैं और यहां साल 2019 में 7,832 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़े थे, 963 पीसी को और 2,780 के करीब करीब वोट पीडीपी को पड़े थे। इसका मतलब जब मैं 2,780 आपको बता रहा हूं तो इसका आपने समझना है कि पीडीपी के पास वहां पर कैडर है और पीडीपी के पास वहां पर लोग भी हैं। हजरतबल 1,08,571 के करीब करीब हजरतबल में वोटर है, लेकिन जो जीतने वाली पार्टी नंबर 1 की पार्टी को पड़े थे यहां पर 4,000 वोट, नंबर 2 की पार्टी को पड़े थे 2,276 वोट और नंबर 3 की पार्टी को पड़े थे 3,078 वोट साल 2019 में। खानियार अली मोहम्मद सागर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐतिहासिक तौर पर खानियार में कभी वोट नहीं पड़ा। पोस्ट टेररिज्म, पोस्ट मिलिटेंसी इस खानियार के इलाके में बड़े कम मार्जिन, थोड़ा 30-31,000, 10-12,000, 15,000 वोट पड़ता है और उससे जो है नेताजी जो है चुनाव जीत जाते हैं। तो 99,836 वोटर है यहां पर। 931 वोट लिए थे साल 2019 में यहां से पीडीपी ने। 3,168 वोट लिए थे नंबर 1 की पार्टी उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और 87 वोट मिले थे यहां से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को। हबकदल की भी बड़ी एक हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूंसी है और हबकदल में इस बार 93,163 वोटर, 93,163 वोटर यहां पर रजिस्टर हुआ है। और आप अगर सुनेंगे कि पीडीपी को कितना वोट साल 2019 में मिला था, इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि क्या सूरत हाल है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की। 26 वोट पीडीपी को पड़े, 2,128 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़े और 169 वोट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को पड़े। लालचौक और छानापुरा की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं। इसमें 1,04,056 वोट लालचौक में है और 81,505 वोट छानापुरा में कॉन्स्टिट्यूंसी में है। इसके एदाद-उद-शुमार साल 2019 में जो एरियाज इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे उनका मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनका वोटिंग का तरीका जो है बिल्कुल नया होगा। मगर छानापुरा की भी एक हिस्ट्री रही है कि एक टाइम में ये आतंकवाद का बैशन हुआ करता था, एक टाइम ये आतंकवादी कमांडरों का बैशन हुआ करता था। लालचौक का तो इतिहास आप जानते ही हैं कि लालचौक पर झंडा चढ़ाना और लालचौक में पहुंचकर घंटाघर के ऊपर चढ़ के झंडा चढ़ाना जो है वो हर एक पॉलिटिकल सेपरेटिस्ट थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे उनका एक ख्वाब रहा है। और इस बार पीडीपी ने भी कमाल किया कि उन्होंने एक रैली निकाली और उसके बाद रैली निकालने के बाद लालचौक पहुंचे और लालचौक पहुंचने के बाद कहा लालचौक रिक्लेम्ड, कि लालचौक हमने वापस ले लिया। तो किससे वापस लिया वो बताया नहीं पीडीपी वालों ने। किसने लालचौक छीन लिया था पीडीपी से वो भी पार्टी ने बताया नहीं। लेकिन बहरहाल जो समझने वाले हैं वो समझ गए थे कि पीडीपी कहने की कोशिश क्या कर रही है, किन से हमने लालचौक वापस ले लिया है। जडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो पीर आफाक की कॉन्स्टिट्यूंसी 1,09,009 वोट, 194 वोट पड़े थे पीडीपी को साल 2019 में और 3,718 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया था और 3,216 वोट जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लिया था। ईदगाह मुबारक गुल की कॉन्स्टिट्यूंसी, मुबारक गुल इस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। मुबारक गुल बड़े सॉफ्ट स्पोकन और लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े जबरदस्त कर्मठ नेता, जबरदस्त नेता, लंबे वक्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से गायब हो गए हैं। जिस तरीके से वो पहले नजर आया करते थे अब नजर नहीं आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको दिन में भी कहा था कि मुझे मोहम्मद अकबर लोन के बारे में भी आज ही सोशल मीडिया से पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अल्लाह उनको जल्द सेहतियाब करे। मुबारक गुल को भी एक लंबे वक्त से मैंने नहीं देखा है। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि मुबारक गुल कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है बल्कि एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और खासतौर पर जो उनका श्रीनगर में उनका अलग अलग इलाकों में जो उनका अपना कंट्रोल और अलग अलग इलाकों में जो उनके कनेक्शंस हैं वो वाकई बड़े दिलचस्प हैं और वो उनसे जब बात करके आपको पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या है। तो ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूं, 60,077 वोटर है यहां पर।
यहां से 312 वोट पीडीपी को मिले थे, 1488 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले थे, 213 वोट पीसी को मिले थे। अब अंदाजा लगाइए 2019 में यहां वोट कितना पड़ा है। तो जब कोई पार्टी खुद को पहले नंबर की पार्टी बताती है तो वो पहले नंबर की पार्टी ईदगाह से 1400-1500 वोट लेकर पहले नंबर की पार्टी बनी है। सेंट्रल शालटैंग में 1,04,053 वोट हैं। नई कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस बार देखना होगा कि वहीदुर रहमान परा के साथ लोग जाएंगे, अशरफ मीर के साथ लोग जाएंगे, या लोग तय करेंगे कि उन्हें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंट्रोवर्शियल जो जिनको अभी बनाया जा रहा है कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट आगा सईद रूहुल्लाह के साथ जाएंगे। तो ये देखना होगा, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और आगा रूहुल्लाह को लेकर यह बात बड़ी मशहूर है कि वो बड़ी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनकी तनातनी इस बात पर रही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब भी कोई बयान लीडरशिप ने बीजेपी के हक में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हक में दिया तो वो नाराज होते थे और बड़ी बार उन्हें धमकी भी दी कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर आपने दोबारा कभी इस तरह की कोई हरकत की। हालांकि ये पब्लिक पोस्चरिंग उनकी है, और जैसे मैंने आपको कहा कि सियासतदानों की जो पब्लिक पोस्चरिंग होती है वो एक्चुअली हमेशा उनकी जो पर्सनल पोस्चरिंग होती है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। लेकिन अभी तक जो उनका आया है वो मैंने आपको बताया कि वो इस मामले में जरा पार्टी से नाराज रहा करते थे। खान साहब एक बड़े अहम सियासतदान, जम्मू कश्मीर को लेकर जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होती थी तो एक सियासी लीडर था, जो सियासी लीडर उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता था। उस सियासी लीडर का नाम था हकीम मोहम्मद यासीन। बीच में बीमार भी हुए, उन्हें कोविड भी हुआ और कोविड के चलते थोड़े कमजोर भी हुए, लेकिन हकीम मोहम्मद यासीन खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के एक बड़े लीडर हैं और खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी हकीम मोहम्मद यासीन को बार बार एमएलए बनाकर जो है जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं। तो एक बड़ा अहम किरदार इस खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में हकीम मोहम्मद यासीन है। पर साल 2019 में 15,235 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला था। पीडीपी केवल 1,01,988 और पीसी 3,492 वोट ले पाई थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से। सरारत शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी, सरारत शरीफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कद्दावर और साल 2009 में जिनका नाम जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी एक आधे घंटे या 2-4 घंटों के लिए पब्लिक में आया, और उस नाम के चलने के कारण अब्दुल रहीम राथर को बड़ी परेशानी भी पार्टी के अंदर झेलनी पड़ी। और मुझे वो वक्त और वो दौर भी याद है जब अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर थे और हर दिन ये खबर सुनने को मिलती थी कि किसी भी दिन उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो पोर्टफोलियो है वो देवेंद्र सिंह राणा को दिया जाएगा और देवेंद्र सिंह राणा जम्मू कश्मीर के नए फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। और अक्सर उसके बाद जब उनको अब्दुल रहीम राथर को लेकर दुबई में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को लेकर खबरें चलनी शुरू हो गई। फिर खबरें चलनी शुरू हो गई कि उनके बेटे ने बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनाई हैं, पाम रिवेरा की बातें पाम आइलैंड्स की बात शुरू हो गई और बड़े सारे चीजें अब्दुल रहीम राथर को लेकर, और खास तौर पे एक मखसूस अखबार के अंदर ये खबरें आया करती थी। तो जब वो खबरें आया करती थी तो उससे जबरदस्त तरीके से अब्दुल रहीम राथर परेशान हुए और फिर उनके रुफका ने बताया कि आपकी पार्टी के ही अंदर कुछ लोग हैं जो लोग आपके खिलाफ ये साजिशें करने का काम करते हैं। और ये साजिशें भी अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ तब शुरू हुई जब अब्दुल रहीम राथर का नाम उमर अब्दुल्ला के ऊपर, जब मुजफ्फर हुसैन बेग ने इल्जाम लगाया और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उन्होंने ये कहा कि उमर अब्दुल्ला का नाम एक मसले के साथ जोड़कर जब उन्होंने बयान किया तो उसके फौरन बाद उमर अब्दुल्ला दौड़े और उन्होंने कहा कि मैं चला गवर्नर के पास इस्तीफा देने के लिए। तो जब उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देने के लिए चल पड़े तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी लीडरशिप जो है इकट्ठी हुई। उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला वाकई इस्तीफा देते हैं तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो खबर उसके बाद बाहर चल के ये आई थी कि शायद उन्होंने ये तय किया था कि अगर उमर अब्दुल्ला इस्तीफा देते हैं तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के तौर पर अब्दुल रहीम राथर हलफ उठा सकते हैं और इसके लिए हम लीडरशिप को कन्विंस भी करेंगे। लेकिन आप जानते हैं खानदानी राज वाली पार्टियों में ये बातें होती नहीं हैं। आप कितने भी काबिल हों, कितने भी लायक हों, आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चीफ मिनिस्टर तो वही बनेगा जो खानदान से ताल्लुक रखता होगा। तो ये सरार शरीफ में अब्दुल रहीम राथर की पहचान है। लेकिन इनके बेटे हिलाल राथर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यही सरार शरीफ से एक और रहीम राथर आते हैं जिन्होंने अब्दुल रहीम राथर को इंतखाबात में हराया भी है। तो 1,03,140 के करीब यहां पर वोट हैं और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 17,921 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साल 2019 में लिया था। 747 वोट पीसी को पड़े थे और 6,821 वोट जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पड़े थे। चाडूरा की कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो वहां से जावेद मुस्तफा मीर आते हैं। जावेद मुस्तफा मीर वही हैं जो मिनिस्टर भी थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की हुकूमत में और एक पिलर माने जाते थे पीडीपी का, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के बाद
अब चाडूरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीडीपी की वो पकड़ नहीं रही है जो पकड़ एक जमाने में हुआ करती थी। यहां से 1459 वोट जो है वो पीडीपी को मिला था साल 2019 में, 5323 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को और 1739 वोट जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को मिला था। अब पांपुर की मैं बात करूं तो पांपुर से मोहम्मद, जो मेरे पास इतलात है उसके मुताबिक मुश्ताक जहूर मीर आते थे पांपुर से, 99,315 वोट वहां पर हैं और यहां पीडीपी को 1004 वोट पड़ा था और नंबर 1 की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2668 वोट यहां पर पड़े थे। त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो वहां से मुश्ताक शाह आते थे, उन्होंने पीडीपी की तरफ से चुनाव जीता है। 97,506 वोट यहां पर हैं, 220 वोट पीडीपी को यहां से पड़ा था, 234 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को और 10 वोट पड़े थे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को। साल 2019 की बात कर रहा हूं मैं। पुलवामा की बात करें जहां से खुद वहीदुर रहमान परा आते हैं जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। पुलवामा की बात करें तो 98,779 वोट है साल 2024 में वहां पर, लेकिन साल 2019 में 331 वोट पड़े थे पीडीपी को और 211 वोट पड़े थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। राजपुरा की बात करूं तो वहां 1,07,859 वोट राजपुरा में हैं, वहां 805 वोट पीडीपी को पड़े थे साल 2019 में और 411 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर पड़े थे। और राजपुरा की अगर मैं बात करूं तो राजपुरा से मोहम्मद खलील बंद आते हैं और उसके बाद राजपुरा, माफ कीजिएगा, सैयद बशीर आते हैं। सैयद बशीर के बाद अगर मैं आखिरी बात करूं शुपियन की, 98,972 वोट शुपियन में हैं, इसमें से 1,882 वोट पीडीपी को पड़ा था और 1,132 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा था। तो अगर मैं अनंतनाग, पुराने अनंतनाग जिले से ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आई हैं इनकी बात करूं तो साल 2019 में वोटिंग नहीं हुई, लेकिन वोटिंग ना होने का यह भी मतलब नहीं कि जो हुई वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ा नहीं हुआ। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 234 पड़े तो 220 पीडीपी को थे, 211 अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़े तो पुलवामा में 331 पीडीपी को थे, 411 अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2019 में पड़ा तो 805 वोट पीडीपी के पास थे, 1132 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर शुपियन में पड़े तो 1882 वोट पीडीपी को पड़ा। तो अगर इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मैं बात करूं, पांपुर के अलावा, पांपुर और त्राल के अलावा बाकी तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, पुलवामा, राजपुरा, शुपियन, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, हालांकि ये लीड कहलाने के काबिल नहीं है वोट, लेकिन लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं बल्कि पीडीपी की रही है। इसी तरीके से खान साहब में की बात करें तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड किया, बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। तो ये मैंने दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मिक्स किया, श्रीनगर और अनंतनाग। यानी ये जो मैं आपको अनंतनाग के वोट बता रहा हूं ये अनंतनाग लोकसभा सीट पर पड़े थे और जो मैंने श्रीनगर के वोट आपको बताया वो श्रीनगर लोकसभा सीट पर पड़े थे। लेकिन ये दोनों सीटें अब मिक्स हो गई हैं, यानी इसमें अनंतनाग की जो अनंतनाग से जुड़ी हुई जो सीटें आई हैं वो त्राल, पुलवामा, साउथ कश्मीर इसको हम कहते हैं, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, शुपियन। उसके बाद बाकी सारी सीटें जो हैं वो नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर की, सेंट्रल कश्मीर की तो कोई नहीं, बस नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर की सीटें। अब साल 2024 में क्या होगा? साल 2024 में वहीदुर रहमान परा एक एजेंडा लेकर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब वो बात करते हैं जिस एजेंडे में वहीदुर रहमान परा ये कहते हैं कि हमने लाल चौक रिक्लेम कर लिया है। दूसरी बात करते हैं कि ये रेफरेंडम है, यानी वो कश्मीर के नौजवानों को ये कह रहे हैं कि जो वोट आप देंगे, अगर आप पीडीपी को ये वोट देते हैं तो आप पीडीपी के ख्यालात के साथ, पीडीपी की आइडियोलॉजी के साथ और पीडीपी का जो जम्मू कश्मीर को लेकर मंशूर है उसके साथ आप जो है सहमति रखते हैं, आप इसको मानते हैं। और अगर आप इसको मानते हैं तो ये नई दिल्ली को हम साबित करके दे देंगे जब हम ये सीटें जीत जाएंगे। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जी अगर आपको मोदी को रोकना है तो आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है, ठीक है। उन्होंने जो तकरीरें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो रही हैं उसमें भी ज्यादातर कोशिश इसी पर है कि मुसलमानों को बचाना है, कश्मीर को बचाना है, और वो तो उस पर उनका फोकस है और वो उस फोकस के उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कैंपेन जो है उनकी उसी के अराउंड है। इस पर कोई बात नहीं हो रही कि जो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ये बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो उन्हीं के एमपी थे, तो उन्हें बताना पड़ेगा लोगों को कि जनाब आपके जो एमपी थे उन्होंने 5 साल में किया क्या, वो पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में किया क्या। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जब आप अपनी कैंपेन को मजहब के साथ जोड़ दें, अपनी कैंपेन को मुसलमान
और कश्मीर और सजाद लोन और उसके उनके पिताजी और इन सब चीजों के साथ जोड़ दें तो फिर आप अकाउंटेबिलिटी से बाहर हो जाते हैं, फिर लोग आपसे सवाल ही नहीं पूछते। और वैसे भी मैंने आपको कहा कि जहां पर आपके पास 9 से करीब 10 के करीब मैनेजमेंट सीट्स हों तो वहां पर जाहिर सी बात है आपको कोई ज्यादा फिक्र फाका भी नहीं होता कि भाई हमें कहां कैंपेन करनी है और कैंपेन उस पर भी कोई ज्यादा आपका फोकस नहीं रहता है। तो ये श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कैंडिडेट वहीदुर रहमान परा हैं, कैंडिडेट आगा सैयद रूहुल्ला हैं और कैंडिडेट हैं उसके अलावा इस सीट के ऊपर तीसरे बड़े कैंडिडेट जो हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अशरफ मीर है। अशरफ मीर मालदार आदमी है। वहीदुर रहमान परा का जो ताल्लुक है आम खाम फैमिली से ताल्लुक रखने वाले आदमी, खुद उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में कहा है कि 40,000 रुपया उनका खर्चा है, वो 40,000 रुपया उनके पास खर्चा रहता है। और तीसरे लीडर हैं आगा सईद रूहुल्ला, शिया फिरका जो है उस फिरके के एक बड़े रहनुमा के भी हैं वो। और दूसरा उनका ये भी है कि हालांकि अभी उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर कंट्रोवर्सी है और उस पर यह है कि जो उनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो कुछ और है और जो डेट ऑफ बर्थ अब बताई जा रही वो कुछ और है, वो एक कंट्रोवर्सी भी है। और आगा सईद रूहुल्ला को लेकर यह भी कहा जाता है कि साल 2002 में जब उनको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लाए थे तो तब भी उनकी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ की गई थी और फिर उनको लाए गए थे। ये इल्जाम है उनके ऊपर, लेकिन क्या सच है वो तो जब इलेक्शन वोट पड़ेगा या जब ये आगे सिलसिला बढ़ेगा उस तब पता चलेगा। मगर एज ए कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ऐसे कैंडिडेट को चुना है जिस कैंडिडेट की जो पहचान लोगों के बीच में है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुसलसल एक कैंडिडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करता रहा इस बात के ऊपर कि आप किसी भी किस्म का कोई भी अलायंस बीजेपी के साथ ना करें, वो आगा सईद रूहुल्ला है। तो ये बात उनको लेकर लोग अक्सर कहते रहते हैं। अशरफ मीर मालदार आदमी है। और उसके अलावा हैरानगी की बात यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दावेदार और था। उस दावेदार का नाम था तारिक हमीद करा। तारिक हमीद करा एक जम्मू कश्मीर के एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मालदार आदमी भी है और सियासी तौर पर ताकतवर आदमी भी है। और अगर कांग्रेस इस सीट को लेकर थोड़ा बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाती और तारिक हमीद करा को कैंडिडेट बनाकर उतारती तो शायद ये कॉन्टेस्ट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। लेकिन कांग्रेस ने सीट सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले कर दी, क्योंकि कांग्रेस को और इवन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से जब मेरी बात होती तो वो भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हवा है। अब है हवा या नहीं है हवा, ये तो वोटिंग वाले दिन पता चलेगा और उसके बाद 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन यह है लेखा जोखा श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का। देखना अब यह है कि वोटर जब वोट डालने जाएगा तो किस पार्टी के इलेक्शन सिंबल पर मोहर लगाएगा। और दूसरा सबसे अहम बात जो बार बार मैं कहता हूं, श्रीनगर खासतौर पर श्रीनगर की जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां के अवाम नास को इस बात पर सोचना चाहिए कि आपके वोट न देने से क्या होता है और आपके वोट देने से क्या हो सकता है। वोट न देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोकसभा का कैंडिडेट तब भी चुना जाएगा। आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को साल 2009 में वोट दिया या नहीं दिया, वो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर बन गए। आपने 2014 में वोट दिया या ना दिया, लेकिन श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बन गए। और उसके बाद साल 2019 की अगर मैं बात करूं, 1924 की बात करूं मैं, माफ कीजिएगा, साल 2019-14 में तारिक हमीद करा वहां से लोकसभा के सदस्य बने थे। फिर जब बाय इलेक्शन हुआ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीते और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो वहां से एमपी बने। फिर साल 2019 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिपीट हुए, साल 2024 तक वो एमपी रहे। तो अब आप जब खुद अपने एमपी को चुनते हैं, जिस एमपी को आप वोट देते हैं और आप वोट नहीं देते हैं तब भी आपका एमपी चुना जाता है, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप बाहर निकलें, वोट दें, ताकि आप तय करें कि श्रीनगर से अगला लोकसभा का सदस्य कौन होगा।